जय श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पलक मेडिको। और इस वीडियो में मैं आपको अपनी केमिस्ट्री के लिए जो मेरी अप्रोच थी वो बताने वाली हूँ। और मेरा नीट 2025 में केमिस्ट्री में स्कोर था 141, विच आई थिंक अकॉर्डिंग टू 2025 इट वाज अ डिसेंट स्कोर। हाँ भाई, मेरे से ऊपर भी थे मार्क्स लोगों के, बट चलो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेरी फेवरेट थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, अगर आपने ना जो 11th और 12th में डिवाइड करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि 11th वाला जो ऑर्गेनिक का पोर्शन है वो थोड़ा ही तो है, हाइड्रोकार्बन है और क्या है उसमें, हाइड्रोकार्बन हो गया बस, और जीओसी है, बस ये दो ही तो चैप्टर होते हैं उसमें। लेकिन जो 11th की ऑर्गेनिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब 12th में थी तो मेरी जो 11th वाली ऑर्गेनिक थी बिल्कुल खराब थी, मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने हाइड्रोकार्बन पढ़ा भी नहीं था और मैंने 2024 का पेपर दे दिया था। तो मैंने हाइड्रोकार्बन अपने ड्रॉप ईयर में ही पढ़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारी जो 11th वाला जीओसी और हाइड्रोकार्बन ठीक है ना, तो वो जो 12th वाली ऑर्गेनिक वो अपने आप सही हो जाएगी। 12th वाली ऑर्गेनिक में रट्टाफिकेशन थोड़ी ज्यादा है, समझना कम है, उसमें रिएक्शन दे रखी है, नेम रिएक्शन है उसमें बहुत सारी। उसके लिए आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ ऑर्गेनिक के जो नेम रिएक्शंस हैं उनके लिए। और 11th वाली जो जीओसी है, देखो अगर आपको भी पढ़ना है जीओसी तो ऑनलाइन भी रिसोर्सेज हैं अवेलेबल फ्री में। पंकज सर के वन शॉट है बहुत सारे जीओसी के, लेकिन आप वन शॉट देख रहे हो और सब कुछ भूल रहे हो, ऐसा होगा आपके साथ भी। आई हैव ऑल्सो डन दिस थिंग। वन शॉट देखने के बाद जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है ना वो भी इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि केमिस्ट्री में क्या, फिजिक्स में करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक में भी क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो काफी चीजें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही सीखते हैं। हाइड्रोकार्बन से भी काफी रिएक्शन आती है पेपर में। और 12th वाली ऑर्गेनिक मुझे लगता है एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, उसमें भी नेम रिएक्शंस है काफी ज्यादा। तो बाकी बेसिक्स आपके 11th के स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, वो प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई, हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह, वो सब कुछ आप अपने वन शॉट और क्वेश्चन प्रैक्टिस से सही कर सकते हैं। एंड बात करते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी रट्टा ही है पूरा, मुझे नहीं लगता उसमें समझने का कुछ है कुछ। तो ऐसे इसमें पी ब्लॉक है, और पी ब्लॉक जो है ना उसमें लोग इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता उन्हें कौन सा डिलीटेड है कौन सा बिना डिलीटेड है। हम पूरा चैप्टर देख रहे हैं और हम सोच रहे हैं इतना बड़ा है कैसे होगा ये, और हम छोड़ देते हैं उसे। भाई पहले सिलेबस तुम ढंग से देख तो चेक करो, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज वहीं तक ही है सिलेबस में, वो जो प्रिपरेशन वगैरह होती है वो नहीं है। तो ग्रुप 15 में ऐसे कर लो आप, जो सिलेबस वाला है वो चेक करके, फिर 16, 17, 18, तो ऐसे ग्रुप वाइज आप करो। और 11th वाले एनसीईआरटी में भी ऐसे ही ग्रुप वाइज करना है। जो चीजें सिलेबस में नहीं है आप उनको पढ़ के स्ट्रेस में आ रहे हो कि इनऑर्गेनिक बहुत मुश्किल है, तो आप जो सिलेबस में है ना उसे ही भूल जाने वाले हो। केमिकल बॉन्डिंग भी आता है इनऑर्गेनिक में, तो केमिकल बॉन्डिंग से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। उसके लिए भी उसमें कंसेप्ट है भाई, उसमें आप अपने कंसेप्ट क्लियर करें किसी भी वन शॉट से। हाँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टीचर्स की बात करूं मैं तो एक मोनिका बेदी मैम है। मैं यार ये अपनी प्रेफरेंस से बता रही हूँ, मैंने ड्रॉप ईयर में नहीं पढ़ा कुछ भी ऑनलाइन, लेकिन मैं 12th क्लास में थी जब मैंने ऑनलाइन भी किया था कुछ ऐसे यूट्यूब पे ही। तो यूट्यूब पे मैंने मोनिका बेदी मैम के लेक्चर्स देखे थे। शी इज टीचिंग आई थिंक इन JE1, तो जेई के पढ़ाते हैं मैम। लेकिन यार नीट में भी वही लेवल आने लग गया, अब इनऑर्गेनिक में रटना होता है तो शॉर्ट नोट्स भी बनाने पड़ेंगे आपको। कुछ ऐसी होती है चीजें जिनमें केवल और केवल कोई लॉजिक नहीं है, केवल रट्टा है, तो उनको बार बार याद करोगे, बार बार लिखते रहोगे तो अपने आप याद हो जाएंगी। एंड रिमेंबर एनसीईआरटी इज द बाइबल फॉर इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक। तो एनसीईआरटी पे स्ट्रिक्ट तो रहना ही है हमें। डीएनए ब्लॉक में भी एनसीईआरटी इज द गुरु, ठीक है। डीएनए, पी ब्लॉक और केमिकल बॉन्डिंग सब में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। हालांकि मैंने केमिकल बॉन्डिंग में एनसीईआरटी नहीं करी थी इतने अच्छे से, क्योंकि यार समर्थ थी हमारी कोचिंग में ड्रॉप ईयर में, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ भी करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्या है ना, चीजें याद जो हम करते हैं वो एक बारी के लिए दोबारा से दिमाग में स्ट्राइक करती है, तो और मेमोरी स्ट्रांग बनती है हमारी, ठीक है। और अब आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे। फिजिकल केमिस्ट्री इज जस्ट लाइक योर फिजिक्स, पी फॉर फिजिकल केमिस्ट्री एंड पी फॉर फिजिक्स। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में मूल कंसेप्ट जैसे चैप्टर्स है उनमें न्यूमेरिकल चीजें आती हैं यार, तो अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है तो आपको टाइम लगेगा उनमें। एंड नीट में टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना, तो टाइम बेस्ड अगर टाइमर के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको,
कि कितनी जल्दी आप क्वेश्चन करते हो और कितने सही आप करते हो। आपकी एक्यूरेसी भी मैटर करती है, आपका टाइम भी मैटर करता है, सब कुछ मैटर करता है भाई। तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी ऐसे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और लेक्चर देख सकते हैं आप। एंड आपको ऐसा नहीं करना है कि अब 6 महीने तो नए नए बैच ले रहे हैं, आप सारी कोचिंग के बैच ले रखे हैं आपने, आप पढ़ किसी से भी नहीं रहे हो, पर यार फ्री में भी रिसोर्सेज हैं यूट्यूब पे, आप उनको यूटिलाइज कर सकते हो। यू शुड नॉट गिव एनी एक्सक्यूज कि हमारे पास मनी नहीं है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। भाई फ्री में यूट्यूब है, पढ़ लो, आप उससे पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री एंड सारे सब्जेक्ट्स में ही आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे और मेमोराइजेशन पे ध्यान देना होगा, क्योंकि यार फॉर्मूलाज तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी है, फिजिकल केमिस्ट्री में भी फॉर्मूला शीट मैटर करती है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, उसमें कितने फॉर्मूलाज हैं, आपको सब याद होने चाहिए। अगर आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको सब कुछ आता है, कंसेप्ट पता है आपको, लेकिन आपको फॉर्मूला ही याद नहीं है, तो कुछ फायदा नहीं है ना उसका। आपको अब केस बेस्ड क्वेश्चन भी आने चाहिए, कोई केस स्टडी टाइप दे दिया आपको कुछ और उससे ही बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए भाई अब, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रेस मत ले कि मुझे नहीं आ रहा, नीट के बहुत कम टाइम बचा है, नहीं हो पाएगा। देखो धीरे धीरे करके स्टार्ट करना है, एक बार में सब कुछ नहीं आता है। मेरे को भी नहीं आता था एक बार में सब कुछ, मुझे लग रहा था कि मेरा नहीं होगा, सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन नॉर्मलाइज करो, आप धीरे धीरे स्टेप लेना पड़ेगा। यू ऑलवेज हैव टू चॉइसेस, आइदर यू गिव अप और यू जस्ट फाइट। तो आपको फाइट करना है, ऐसा गिव अप नहीं करना है यार। कोई एक चीज हमें रोक नहीं सकती है ना, अगर हम धीरे धीरे करेंगे तो क्यों नहीं होगा है। लाइक राइटली सेड इन तारक मेहता का उल्टा चश्मा की प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। सो फाइंड अ वे, नॉट एन एक्सक्यूज। और आपको कोई भी अगर डाउट हो, कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब करे बिना तो मत जाना। थैंक यू।